हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एमएस एक्सेल के क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार आ जाते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, जिनमें काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा भी चुकी हूं देखा जाए तो, बट स्टिल पता नहीं कहाँ क्या दिक्कत आती है आप लोगों को। ये जो इफ फंक्शन वाले या इफ और एंड, इफ और फंक्शन है। सो फिलहाल के लिए मैं आपको इफ फंक्शन समझाने वाली हूं कि अगर इफ फंक्शन का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है ना इफ, तो यदि वाली सिचुएशन दे दी इन्होंने, और एक कैटेगरी ये जो है आपको दी मिलेगी, एक टेबल दी मिलेगी आपको। उस टेबल को मद्देनजर रखते हुए आपको वो सोल्व करना होता है। ठीक है, जैसे बहुत इजी सा है, ये है इफ फंक्शन, इफ लिखा हुआ होगा, लेकिन ये यहां पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे ही मैं इसके आगे इज इक्वल टू लगाऊंगी ना, फंक्शन क्या होता है हमारे पास कि मैंने इज इक्वल टू लगाया। यहां पे देखिए एक बार, ये डी, ये यहां पे कॉलन है, ये रो है सेकंड, तो D2 में देखिए एक बार जो मैं लिख रही हूं। ठीक है, सो यहां पर इज इक्वल टू लगा के, क्योंकि मैं एक फंक्शन लगा रही हूं और मैं चाह रही हूं कि कंप्यूटर वो आंसर अपने आप निकाल के दे दे। ठीक है, उसमें क्या होगा, इफ, जैसे ही मैं इफ फंक्शन लगाती हूं तो आपको यहां पे और भी चीजें दिख जाएंगी। सो इज इक्वल टू इफ, यहां से ब्रैकेट शुरू करते ही आपको प्रॉपर पूरा फॉर्मूला दिख गया है यहां पे कि इफ लॉजिकल टेस्ट, यानी जैसे ही ब्रैकेट लगाया तो जो लॉजिकल टेस्ट होगा, कोमा, ये है लॉजिकल टेस्ट। मैं लॉजिकल टेस्ट में लगा रही हूं कि अगर C4 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो अब ये C4 इन्होंने खुद ब खुद सिलेक्ट कर लिया, ये देखो यहां पे। ठीक है, तो C4 ग्रेटर देन इक्वल टू B4, यहां पे मैं लिखा B4। ठीक है, तो अब ये C4 और B4 को कंपेयर करेगा यहां पे, क्योंकि मैंने इफ लगाया है। ठीक है, सो इफ के बाद ब्रैकेट शुरू होते ही ऑब्वियसली इज इक्वल टू होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने लिखी ये स्टेटमेंट, उसके बाद मैं कोमा लगाती हूं कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो जो मैं सबसे पहले लिखूंगी वो आंसर आएगा, ये है। देन अगेन कोमा लगा के, अगर ये स्टेटमेंट गलत होगी तो मैं ये जो दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा वर्ड लिखूंगी वो आएगा, और मैंने ब्रैकेट बंद कर दी है। तो यहां पे मेरी ये जो फंक्शन है ये कंप्लीट हो गया है, जो लिखा जाना चाहिए। अब ये मुझे क्या बताएगा कि अगर ये जो लॉजिकल टेस्ट मैंने लगाया है कि C4 ग्रेटर देन हो या फिर बराबर हो B4 के, तो आंसर आएगा यस। अगर ये बराबर या बड़ा नहीं है, छोटा है ये, तो आंसर आ जाएगा नो। यानी कि इफ के बाद जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन अगर सच होती है तो जो पहले नंबर पे आंसर है वो आएगा, भले ही यहां पे नो लिखा होता तो नो आ जाता। ठीक है, और जो दूसरे नंबर पे है वो वाला गलत होने पे आएगा। मैं उम्मीद कर रही हूं समझ पाए होंगे। देखिए C4 ग्रेटर देन इक्वल टू B4, तो ये C वाला कॉलन है, यहां पे 77 है, एंड देन B4 है यहां पे 75। तो C4 तो डेफिनेटली बड़ा है, 77 बड़ा है 75 से, तो ये आंसर सही है। बेसिकली ये सिचुएशन सही है, तो सिचुएशन सही है तो पहले वाली चीज ट्रू हो जाएगी। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगी आंसर आ जाएगा यस। ठीक है, अगर मैं यहां पे ये चीज करूं, यस की जगह मैंने कर दिया नो, और नो की जगह मैंने कर दिया यस। ठीक है, ये चीज है। ओके, अब मैंने इसको कॉपी किया और मैं वापस यहीं पे लेके आ रही हूं, ये देखिएगा, ये था। अब मैंने इसको इज इक्वल टू लगा के ये वाली स्टेटमेंट दे दी, तो अब अगर ये सब C4 जो है वो बड़ा होगा या बराबर होगा B4 के, तो आंसर आ जाएगा नो। अगर ये कंडीशन गलत होगी तो आंसर आ जाएगा यस। तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगी आंसर आ गया है नो। ठीक है, सो आपको क्या समझ आया इससे कि जो इफ वाला फंक्शन है, जैसे ही आप इज इक्वल टू लगा के इफ फंक्शन शुरू करते हैं, ब्रैकेट शुरू करते हैं, तो जो पहली कंडीशन होगी वो अगर सही है तो आपका ये पहले वाला आंसर आ जाएगा नो, जैसे यहां लिखा हुआ है, और अगर वो गलत होती है तो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। ओके, एक और चीज देख लेते हैं, जैसे ये है इफ C3, और ये इज इक्वल टू लगा के आप कहीं पर भी लिख सकते हो। अब मुझे आंसर यहां चाहिए तो मैं यहां लिख दूंगी, अगर मुझे वहां नहीं चाहिए तो मैं वहां की बजाय यहां पर भी कर सकती हूँ। देखो रैंडमली मैंने ये इस वाले कॉलन में सिलेक्ट किया, इज इक्वल टू लगाया, और मैंने क्या लिखा, तो ये यहां पे C, ये देखिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू C3 जो है वो अगर बड़ा है या बराबर है किससे, B3 से, तो कोमा करके मैं आंसर लिख रही हूं कि अगर वो बड़ा, ये कंडीशन सही है तो आंसर आना चाहिए यस।
अगर ये कंडीशन गलत है तो आंसर आना चाहिए नो, ब्रैकेट बंद और एंटर दबा दीजिए तो आंसर आ गया है नो, क्योंकि C3 क्या है, ये 68 है और B3 क्या है, 70 है, तो C3 तो बड़ा नहीं है ना, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, नहीं समझ आए तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। सो ये दो चीजें हमें समझ आ गई। इसके अलावा अगर मैं आपको ये वाली सिचुएशन बताऊं, क्योंकि ये तो हमने एक फंक्शन की बात कर ली, हमने कंडीशन ही एक लगाई है। अगर मैं कंडीशन में कुछ इस तरीके का लिख दूं, ठीक है, तो ये 9th वाले कॉलम में देखिए थोड़ा सा कि अगर C3 मान लो मैं यहां पे लिखती हूं कहीं पर भी, इफ पहले इज इक्वल टू देन ब्रैकेट स्टार्ट, अगर C3 कोलन C4 लिख रही हूं, दैट मीन C3 से लेके C4 तक। अगर ये टेबल और बड़ी होती तो मैं यहां C3 C4 C5 जो वैल्यूज लिखी होती, तो कोलन का मतलब है वहां से लेके वहां तक। ओके, तो C3 से C4 तक में से कोई भी बड़ा या बराबर है किसके, B3 से लेकर B4 तक। तो हमने ये दो पूरी की पूरी टेबल्स को कंपेयर कर दिया, B3 कोलन B4, ठीक है। तो ये देखो ब्लू वाला जो है ये C3 C4 है, ये जो रेडिश कलर में आ रहा है ये B3 B4 है, ये एक दूसरे से अब ये कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद ये कंडीशन को देखेगा फॉलो अप हो रही है या नहीं। अगर ये फॉलो अप हो रही है तो आंसर आना चाहिए यस, अगर फॉलो अप नहीं हो रही है तो आंसर आना चाहिए नो, ब्रैकेट बंद, एंटर दबाएंगे। पहले हम खुद देख लेते हैं, तो C3 से C4 तक, ये देखिए C3 C4, ये B3 है, ये B4 है, तो ये 68 वाली सिचुएशन, ये तो यहां से क्या है, बराबर नहीं है, छोटा है बेसिकली, बड़ा नहीं है C3 तो, लेकिन B ये जो हमारा B3 और B4 वाली सिचुएशन में है वो ये है, तो ये हैशटैग वैल्यू आ गया, यानी ये स्टेटमेंट हमारी थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि ओवरऑल वाली सिचुएशन में क्या नहीं आ रही है, ये आपकी दो, एक गलत आ रही है एक सही आ रही है, तो पूरे कॉलन की चीजें सेम नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो गई हमारे पास। अगर मैं इसी में यहां पे लिख देती, देखिए एक बार मैं इज इक्वल टू हटा देती हूं ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अगर मैं यहां पे 70 कर दूं, ठीक है, और यहां पर मैं क्या कर दूं, 68 कर दूं, ठीक है। अब अगर मैं ये फंक्शन लगाऊं तो क्या आएगा, ये देखो ये है, अब ये 70 को 68 से कंपेयर करेगा, 77 को 75 से, ये यहां पे, अच्छा ओके, एक और B4 एक्स्ट्रा लग गया, ये B4, ठीक है। सो अब ये कंपेयर किया, अगेन जस्ट अ सेकेंड, हमने क्या लिखा था, ये C3 C4 ये चीजें यहां पे गड़बड़ हो रही हैं, यानी कि ये लॉजिकल वैल्यू यहां पे हम नहीं लगा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया गड़बड़ अपना। ओके, अगर मैं इसकी जगह पे दो सिचुएशन लगा दूं, यानी मैंने अब दो कंडीशंस लगानी है, इफ में दो भी तो आ सकती है ना, सिर्फ एक ही थोड़ी ना आएगी, तो मैंने इफ फंक्शन समझाने के लिए आपको नॉर्मल सा बताया कि अगर इफ है तो लॉजिकल टेस्ट, देन वैल्यू अगर ट्रू है तो, और फिर वैल्यू अगर फॉल्स है तो। ओके, अब मैं क्या कर रही हूं, दो इफ फंक्शन लगाती हूं, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट शुरू किया, C3 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, B3 से, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन सही हुई, इफ कहां गया, अरे इफ फंक्शन, ओके, सो अगर ये सिचुएशन सही हुई तो मेरा दूसरी चीज लागू हो जाएगी, यानी कि अब मैं यस लिखने की बजाय यहां पे दोबारा से इफ फंक्शन लगा रही हूं कि अगर ये वाली सही है तो दूसरी वाली चेक करो एक बार, ठीक है, ये ग्रेटर देन B4 है या नहीं है, देन जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, यस लिखा मैंने, ब्रैकेट कोमास एंड यस, उसके बाद मैंने लिखा है वापस से नो, ठीक है, देन ब्रैकेट बंद, अब कोमा लगा के नो, ठीक है, ये लीजिए, फिर ब्रैकेट फाइनली बंद। अब यहां पे मैंने दो कंडीशंस लगा दी कि अगर इफ C3 अगर बड़ा है या बराबर है B3 से, सो C3 बड़ा है एक तरीके से, 70 लिखा हुआ है, यहां 68 लिखा हुआ है, तो अगर ये सिचुएशन सही है, ये कंडीशन अगर सही है तो मैं क्या करूंगी, ये दूसरे वाले इफ फंक्शन पे मूव कर जाऊंगी। अगर ये सिचुएशन गलत है तो ये आंसर हमारा ये वाला नो आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैं एक बार करके देखूं, देखो C3 तो ऑटोमेटिकली बड़ा है, तो हमारा क्या आना चाहिए, यहां से ये कंडीशन सही आनी चाहिए। देन C4 भी बड़ा है B4 से, C4 77 है, B4 75 है, तो यहां से जब ये वाली कंडीशन सही है तो आंसर यस आएगा, अगर नहीं है तो यहां से नो आ जाएगा। यस और नो का फर्क नहीं पड़ता, जो आंसर हमने पहले लिखा है, अगर मैं यस यहां लिख दूं और नो यहां लिख दूं तो वो आंसर उल्टा भी रहेगा। हमें बस ये ध्यान रखना है, जो पहले वाला है वो ट्रू की वजह से आता है और
दूसरे वाला है वो गलत की वजह से आता है। सो आंसर हमारा यस आना चाहिए। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी यस आ गया है जी यहाँ पे आंसर, ये देखिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको इफ फंक्शन समझ आया होगा। मैंने एग्जैक्टली करके भी दिखा दिया है एमएस एक्सेल में इस तरीके के क्वेश्चन। ऑब्वियसली एग्जाम में तो आपको देख के बताना है ना उस टेबल को कि क्या आंसर आना चाहिए। सो बस ये इफ फंक्शन आपको पता होना चाहिए कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इफ एंड फंक्शन की बात करेंगे, यानी इफ और एंड दोनों को मैं मिला के अगर लगा दूं तो क्या आंसर आएगा, किस तरीके की चीजें आएंगी। अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो मेक श्योर आप कमेंट करके पूछ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने बहुत सिंपल तरीके से सिंपल फॉर्मूला से समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर ना समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। समझ आ गया है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, बहुत जरूरी है फीडबैक, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आया भी है या नहीं आया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।